जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पुलिस 2023 की रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया है जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज यानी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं जो या तो प्रीवियस ईयर का हिस्सा बने हैं या इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निखिल चारू का भाई है। एक सेकंड। हाँ, निखिल चारू का क्या है, भाई है। और चारुल जो है कि दादी नेहा है। यदि अलका का विवाह नेहा के इकलौते बेटे से हुआ है तो अलका का नेहा से क्या संबंध है। देखो, पहली वाली लाइन को तो आप भूल ही जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि आपसे पूछ रहा अलका का नेहा से संबंध। तो यहाँ तक तो कोई आपका मतलब ही नहीं है क्योंकि अलका और नेहा का रिलेशन यहीं से पता चल रहा है। तो अलका का विवाह नेहा के इकलौते बेटे से हुआ है तो सीधी सी बात है, जो नेहा है, नेहा का एक बेटा है, ठीक है। उस बेटा का जो विवाह है जिससे होगा तो वो कौन कहलाएगी, नेहा की बहू कहलाएगी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलका नेहा की बहू है डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, सीरीज वाला है और बीच में आपकी सीरीज मिसिंग है। ये मिसिंग सीरीज आपको बताना है कौन सा रिलेशन आपका बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा क्या क्या है, लिखा है x5c, फिर है u8f, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर अगला है O17L, ठीक, फिर अगला है L23O। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कोई चीज़ x से अगर u हो रही है तो कितना, -3 कम हो रही है, क्योंकि u के बाद VWX -3 कम हो रही है। तो अगली वाली ये जो सीरीज बनेगी तो यहाँ भी -3 कम होना चाहिए। तो u जो है, u से अगर 3 पीछे जाओगे तो क्या आएगा, r आएगा, क्योंकि RSTU यानी कि यहाँ पे r आएगा, ठीक है। फिर अगला लेटर जो है यहाँ पे देखोगे 5 3 8 हो रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे 17 हो गया है तो कोई क्रम बन नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे देखोगे C है और C का F अगर जा रहा तो C के बाद DEF यानी +3 हो रहा, तो F है यहाँ पे है और F से +3 जाएंगे तब तीसरा लेटर आएगा यानी GHI, तो RI होगा और बीच में जो भी हो। तो ऑप्शन में देखेंगे तो RI मिल कहाँ रहा है, तो R और I जो है ना, पहले वाले ऑप्शन मिल रहा है, बीच में 12 आएगा। 12 कैसे आएगा, 5 3 8, 8 4 12, 5 17, यानी एक एक करके आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से आपको रिलेशन इसका बताना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा से पहला संबंधित है। यहाँ पे लिखा क्या है, वास्तुकार डिजाइन। तो जिस प्रकार वास्तुकार का संबंध डिजाइन से है, शिक्षक का संबंध किससे होगा, तो वास्तुकार क्या करता है, डिजाइन करता है, आर्किटेक्ट जो होता है। तो शिक्षक क्या करेगा, तो शिक्षक शिक्षा देगा, तो शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है, जो प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको समझना है किस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है। देखो, 6 व्यक्ति MNOPQRR उत्तर दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। ये मैंने एक पंक्ति बना ली जिसके ये उत्तर है और इधर 6 व्यक्ति बैठे हैं इस पंक्ति में, ठीक है। P के बाएं व्यक्तियों की संख्या उसके दाएं से एक अधिक है। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं जिसमें से क्या बोल रहा है, P के बाएं व्यक्तियों की संख्या उसके दाएं से एक अधिक है। यानी कि P को अगर मैं यहाँ बैठाऊँगा तब जाके इसके बाएं जो है 3 आदमी बैठेंगे और इसके दाएं कितने हैं, 2 आदमी बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P एक्चुअल में बैठना चाहिए, तब ना इसके जो बाएं हैं 2 बैठेंगे और दाएं 3, यानी एक अधिक, दाएं से एक अधिक, ठीक है, बोला हुआ है। तो इस तरह से P आपका बैठेगा। फिर बोल रहा RO के दाएं से दूसरे स्थान पर है जो P के आसन्न नहीं है। आसन्न मतलब होता है सामने, यानी P के सामने R यहाँ पे नहीं होना चाहिए और R जो है O के दाएं से दूसरे पे है। तो O के दाएं से दूसरे, तो O को अपन को कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो O अगर अपन यहाँ पे रखेंगे तो O के दाएं से दूसरे यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे होगा R, क्योंकि सामने इधर तो बैठेगा नहीं यार, बोल ही दिया है क्वेश्चन में, जो P के आसन नहीं है। फिर कह रहा है M Q के निकटतम बाएं बैठे है, तो M जो है Q के निकटतम बाएं कहाँ बैठ सकता है, जब आप Q को यहाँ बैठाओगे तो उसके बाएं M बैठेगा, इधर तो जगह ही नहीं है।
अब लास्ट में बच गया उनका, तो बच गया n, तो n को यहाँ बैठा दो। अब पूछा क्या है कि r के निकटतम बाएं कौन है, तो ये है r, और r का बायां इधर है n, तो n ही आपका निकटतम बाएं है, तो n इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ ना आया हो सिटिंग अरेंजमेंट का तो रिवाइज करके जरूर देखना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर समूह ज्ञात कीजिए, तो इसमें से भिन्न क्या है ये बताना है। पहले वाले को देखोगे, अगर उल्टा करके पढ़ो तो क्या लिखा है, ECA लिखा है, तो A से अगर C में जाओगे तो +2 बढ़ रहा है, ठीक है। C से इसमें जाओगे DE यानी +2 बढ़ रहा है। अगला अगर देखोगे तो क्या है, QOM है, तो M से अगर N में O में जाओगे तो +2, फिर O से PQ +2 यानी +2 इसमें जाओगे तो KL हो जा रहा है यानी प्लस एक ही है पीछे तरफ से, तो ये आपका भिन्न हो गया। VTR जो है RST और TUV, यानी उल्टे क्रम से देखोगे तो +2 हो रहा, सीधे क्रम से तो माइनस हो रहा, ठीक है। तो आपका भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 GLK, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वो शब्दकोश में आते हैं। शब्दकोश बोले तो डिक्शनरी में जैसे आते हैं ना, ABCD के फॉर्म में, ऐसे ही व्यवस्थित करना है। और फिर यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, उसे क्रम में बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, DD सब में है, पाँचों में देखोगे तो DD, फिर O है, फिर किसी में R है तो O वाला पहले आएगा, तो DO यहाँ है, पाँचवें में है DO और दूसरे में DO है, तो DOC है, यहाँ N है, तो सबसे पहले दूसरा आ जाएगा DOC, फिर लास्ट वाला पाँचवा आ जाएगा DO, फिर R वाले में देख लो तो DRI है, DRO है, DRO है, तो I पहले आएगा, तो यानी फिर चौथा आएगा 2 5 4, ठीक है। तो जब 2 5 4 आएगा तो 2 5 4 कहाँ मिल रहा है, 2 ऑप्शन मिल रहा है, यानी पहला में और दूसरा में। फिर उसके बाद क्या है 3 1, तो 1 बड़ा होगा 3, इसको देख लो, तो सबसे पहले DRONE लिखा है और एक में DROU है, तो N पहले आएगा तो 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि श्रृंखला की अगली संख्या बतानी है, तो ये सीरीज है आपकी, इसका अगला बताना है। यहाँ पे सीरीज लिख देता हूँ क्या क्या है, 255 है, 239 है, फिर 218 है, फिर 192 है, फिर है 161, और अगला आपको बताना है। तो 255 से अगर 239 में जाओगे तो कितना घट रहा है, तो ये घट रहा है आपका 39 10 49 10 6 55 यानी 16 घट रहा है। फिर 39 से अगर 18 में जा रहे हैं ना, तो 18 दूनी 36 3 39 यानी कि 21 घट रहा, माइनस का 21 हो रहा है, 39 से 18 में जा रहा है, तो 218 से 192 में जाओगे तो कितना घटेगा, तो ये आपका घट रहा है कितना, 26 घट रहा है। 218 से अगर 192 में जाओगे तो -26, 192 से 161 में जाओगे तो कितना घट रहा, माइनस का 31 घट रहा है, कितना घट रहा है 31। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो अगली सीरीज क्या बन सकती है, 16 5 21, डिफरेंस का भी डिफरेंस देखोगे तो यहाँ 5 का डिफरेंस है, फिर 21 5 26, फिर 5 का है, फिर 26 5 31, फिर 5 का है, तो अगला वाला भी 5 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 31 है, तो 31 5 36, तो अगला वाला 36 कम होना चाहिए डिफरेंस के हिसाब से, ठीक है। तो अगले वाले में जब आप 36 कम करोगे तो लिखा क्या है 161, और 161 में अगर आप 36 घटा दोगे तो कितना आएगा, 11 में 6 के 5, तो 125 आपका मिल गया, ठीक है। तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन है जो आपका ये इस तरह से आता है कि आप न्याय निगमन कैसे कर पाते हो, या फिर आपकी कैसे आपकी तार्किक क्षमता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। लिखा क्या है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है कि आप एक पार्क में बैठे हैं और आप देखते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को एक वंचित परिवार के बच्चों से दूर रहने के लिए कह रही है, जो उसी पार्क में खेल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। कहने का मतलब आप किसी पार्क में गए हो और आप देख रहे हो कि एक माँ जो है अपने बच्चों को एक वंचित परिवार से दूर रख रही है जो गरीब वगैरह है, तो आप क्या करेंगे। तो आप इनमें से ऑप्शन है आपके पास कि उसकी माँ के बावजूद बेटी को उनसे बच्चों के साथ खेलने को कहेंगे। दूसरा है कि माँ से बात करेंगे और उन्हें इस बात का एहसास कराएंगे कि उनकी बेटी की हैसियत के आधार पर भेदभाव सिखाना गलत है। तीसरा है कि स्थिति पर ध्यान ही नहीं देंगे, निजी मामला है। चौथा है वंचित परिवार के बच्चों से बेटी से मित्रता के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो देखो इसमें से सबसे जो परफेक्ट आपका बैठता है ना, ऑप्शन नंबर 2 कि माँ से उसकी बात करेंगे और उन्हें इस बात का एहसास कराएंगे कि उनकी बेटी की हैसियत के आधार पर भेदभाव कराना सिखाना गलत है, भेदभाव बच्चों को सिखाना गलत है। तो ये सबसे उपयुक्त तरीका हो सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि काइंडनेस शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने एक ही शब्द के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कहने का मतलब ये कि काइंडनेस के बीच जो अक्षर है ना, उनके बीच उतने ही मतलब डिफरेंस होना चाहिए जितना यहाँ पे लिखा है। कहने का मतलब KINDNESS, यानी अगर के से एल में जा रहे हैं तो अगर एल होता तो इनके बीच एक अक्षर होता है और अंग्रेजी वर्णमाला में होता है तो एक जोड़ा मिल जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे अगर ई को देखोगे तो ई से क्या होता है, देखो ई के बाद क्या आता है FGHI, यानी ई और आई का एक जोड़ा मिल गया। ई और आई के बीच इतना ही अंतर है जितना यहाँ पे है। ई के बाद FGHI, ठीक है। दूसरा जोड़ा कौन सा मिल सकता है, अगर मैं एन को देखूँ तो एन के बाद OPQRS, यानी NS, दो जोड़ा मिल गए। तो ये दो जोड़े मुझे दिख रहे हैं और यही दोनों जोड़े आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दो ऐसे जोड़े मिल रहे हैं जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में जितना अंतर होता है यहाँ पे उतना ही अंतर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलेंडर से है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कैलेंडर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। लिखा क्या है, यदि 10 जनवरी 2008 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यदि कोई साधारण वर्ष है, कौन सा है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष मतलब लीप नहीं है। तब होता क्या है कि अगर 1 जनवरी किसी भी साल में जो दिन होगा, जैसे मान लो 1 जनवरी को सोमवार है तो अगले साल 1 जनवरी को ही मंगलवार होगा, यानी एक दिन ज़्यादा हो जाएगा अगर साधारण वर्ष है 365 दिन का है। लेकिन अगर साल 366 दिन का है जहाँ से शुरू कर रहे हैं और 1 जनवरी को जो दिन है उसके 2 दिन अगले साल के 1 जनवरी को होगा, ठीक है। अगर आपका लीप वर्ष है, इसी कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो यहाँ क्या है, 10 जनवरी 2008 को मंगलवार है। अब 2008 एक क्या है, लीप वर्ष है, यानी 366 दिन का हो जाएगा। तो 10 जनवरी 2009 क्या होगा, तो एक्चुअल में अगर लीप ना होता तो 10 जनवरी 2009 को आपका बुधवार होता, मंगल से एक आगे। लेकिन ये लीप है तो 2 आगे बढ़ेंगे तो बुध की जगह गुरु हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीप है तो गुरुवार इसका राइट आंसर होगा। अगर लीप ना होता 2008 तब इसका आंसर बुधवार होता। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको करना है तो गुरुवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में PQRS को TPQQ लिख देते हैं, यानी ये लिखा है PQRS, इसको क्या लिख देते हैं TPQQ, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में MOVF को क्या लिखेंगे, पहले इनका देख लेते हैं कोड लगा कैसे है। देखो ये है P से Q यानी +1 बढ़ रहा है, लेकिन सबसे लास्ट में तिर्यक हो गए, और S से T यानी +1 इधर वाला S का T हो रहा है। फिर ये Q से P यानी एक कम हो रहा -1, फिर R से Q यानी एक कम यानी -1 यहाँ पे हो रहा। तो यही क्रम आपको करना है। तो लिखा क्या है MOVF। MOVF को देखोगे तो M से ये तिर्यक एक ज़्यादा होगा, जिस तरह से उसमें तो यहाँ N आएगा, और N तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है GNUN में। तो डायरेक्ट ये राइट आंसर लगा सकते हो, पूरा करना चाहो तो पूरा कर सकते हो। F का G हो जाएगा +1 इधर, और O का एक कम हो जाएगा, यहाँ N आएगा, और V से एक कम U आएगा, ठीक है। तो ये आपकी बन रहा था कोड। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, कथन और निष्कर्ष है, ये जरूर आते हैं क्वेश्चन। इस तरह की आप चीज़ें पढ़ के जाना। लिखा क्या है कि आपको 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्षों के बारे में सही टिप्पणी करके चयन करना है कि भाई कौन सा कथन सही है गलत है। निष्कर्ष, सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है, सभी जंगल पेड़ हैं। कैसे बनाएंगे इसे, देखो ये आपका अंदर क्या है, जंगल है, और सभी जंगल क्या है, पेड़ है। तो पेड़ क्या होगा आपका बाहर वेन डायग्राम से। फिर कह रहा है कुछ पेड़ शेर हैं, तो कुछ पेड़ शेर यहाँ से भी हो सकते हैं, कुछ पेड़ शेर, और कुछ पेड़ शेर यहाँ से भी हो सकते हैं जंगल को लेके भी, और कुछ पेड़ शेर अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं क्या, निष्कर्ष, कि कुछ शेर जंगल है। अब यहाँ देखो कुछ शेर जंगल हैं, तो यहाँ पे तो कुछ शेर जंगल हैं लग जाएंगे, लेकिन इस वाली कंडीशन पे नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये निष्कर्ष फॉलो पूरी तरीके से नहीं करता। अगला निष्कर्ष है कोई भी शेर जंगल नहीं है, कोई भी शेर जंगल नहीं है।
तो कोई भी शेर जंगल नहीं है ये भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ से है यहाँ से नहीं है। तो इन दोनों में से एक कथन कोई ना कोई आपका सही होगा। जब दो कथन दिए हों, सॉरी दो निष्कर्ष दिए हों और एक दूसरे का अपोज करें, निष्कर्ष यानी विरोध करें, पहला बोल रहा कुछ शेर जंगल है, दूसरा बोल रहा कोई शेर जंगल नहीं है, तो या तो जंगल होंगे या तो जंगल शेर नहीं होंगे। तो दोनों में से एक तो सही होगा, या पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। तो सीधी सी बात है कि इसका जो राइट आंसर होगा या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, दो में से अनुसरण करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, लिखा क्या है, हॉकी खेल। हॉकी का जो संबंध खेल से है, हॉकी एक प्रकार का खेल है, उसी तरह का रिलेशन बताना है। तो हॉकी एक खेल है, तो लैटिन एक क्या है, भाषा है। ठीक है, ये सबसे उपयुक्त होगा। रोम इटली राजधानी हो नहीं सकता, भारत हिंदी हो नहीं सकता, गुलाबी जयपुर। लैटिन एक क्या है, भाषा है, हॉकी एक खेल है, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इस तरह का कोडेड चीज़ें हैं कि मैंगो और फ्रूट्स को जी हो इस तरह लिखा जाता है, सन फ्रूट गुआवा को इस तरह लिखा जाता है, इसको इस तरह लिखा जाता है। तो गुआवा का क्या बताना है, कूट बताना है। इसको करने का कॉमन मेथड से अपन करते हैं, कॉमन निकाल निकाल के करेंगे। सबसे पहले देखो गुआवा है कहाँ, तो गुआवा यहाँ पे है, सन फ्रूट गुआवा। ठीक है, तो गुआवा को भी आप छांट लो, और कहीं गुआवा नहीं है, तो सन और फ्रूट किस में है उसको छांटना पड़ेगा आपको। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे गुआवा तो है, लेकिन यहाँ पे फ्रूट है, और इस फ्रूट का और इस फ्रूट दोनों में कॉमन है। तो जहाँ फ्रूट कॉमन है तो इन दोनों के अर्थों में भी क्या कॉमन है, तो उन दोनों के अर्थों में GEE कॉमन है। तो आप बोल सकते हो कि फ्रूट का क्या हो गया, GEE हो गया। अब बचा क्या आपके पास, सन बचा, क्योंकि गुआवा का बताना है। तो सन यहाँ पे है और सन यहाँ पे है लास्ट वाले में, और सन सन में कॉमन क्या है, तो KP और KP इन दोनों में कॉमन है, तो सन का KP हो जाएगा। तो बच गया BE बच गया गुआवा से, तो BE आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से बाकी कॉमन निकाल के जो बच जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्या बोल रहा कि दिए गए विकल्पों में से उच्च अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर दे। सीरीज वाला क्वेश्चन है, बहुत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज देख लेते हैं बनी क्या क्या है, यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, क्या क्या है सीरीज। पहली है MCN है, फिर अगली है NCO, फिर अगली है OCP, और अगली है PCQ, और अगली बताना है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो M से N हो रहा है, यानी एक बढ़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद C कॉमन है, C में कोई अंतर नहीं हुआ, फिर N से O एक फिर बढ़ रहा है। आगे देखोगे तो N से O बढ़ रहा, C फिर कॉमन है, O से P, यानी एक एक बढ़ रहा, और बीच वाला आपका कॉमन है, नहीं चेंज हो रहा। तो अगर P है तो P से एक आगे बढ़ाओगे तो Q होगा अगला, फिर C वही C आ जाएगा क्योंकि C तो बदल नहीं रहा, और Q से एक आगे बढ़ाओगे तो R हो जाएगा, यानी QCR इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी पहला जो है एक एक बढ़ रहा और लास्ट वाला एक एक बढ़ रहा, लेकिन बीच वाला CC हर जगह आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति में नेहा दाएं छोर से 13वें स्थान और सोनाली बाएं छोर से 24वें स्थान पर है। यदि उनके बीच 42 व्यक्ति हैं तो पंक्तियों में न्यूनतम संख्या बतानी है। तो इनके बीच न्यूनतम संख्या कितनी है ये बताना है ना, व्यक्तियों के बीच टोटल नंबर। कैसे निकालेंगे आप इसको, देखो इनके बीच 42 व्यक्ति हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 42, और इनका स्थान क्या है। देखो अगर मैं एक काम करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे कौन है, नेहा दाएं छोर से 13वें स्थान पे, तो दाएं छोर से यानी इधर से क्या है, नेहा 13वें स्थान पे यहाँ पे है, और सोनाली बाएं तरफ से 24वें पर है, कुछ यहाँ पर है। ठीक है, इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला आपका होता है कि जब कभी भी आपसे पंक्ति में दाएं और बाएं छोर से कोई व्यक्ति दिया हो, उनके बीच बैठे व्यक्ति दिए हों और न्यूनतम संख्या पूछे, तो फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, यानी जो बीच में बैठते हैं। तो अगर लेफ्ट देखोगे तो लेफ्ट कितने हैं, 24 में, लेफ्ट जो है आपके कितने हैं, दाएँ छोर से 13वें हैं, तो 13, प्लस राइट से कितने हैं, 24 में दिया हुआ है 24, प्लस मिडिल में कितने हैं, 42 हैं।
तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल तीनों को जोड़ दो तो 42, 24, 13, यानी 4, 2, 6, 3, 9 और 4, 2, 6, 1, 7, 79। तो 79 लोग इनके बीच हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए और लेफ्ट प्लस राइट और मिडिल तीनों को जोड़ दो, यानी बाएं दाएं को और बीच में बैठे व्यक्ति को जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा। कब? जब न्यूनतम संख्या हो। अधिकतम संख्या हो तब एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और इनकी संख्याएं इनसे थोड़ा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये 79 इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से है। क्वेश्चन है कि दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। लिखा क्या है, सीमा ने अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और फिर अपने घर पहुंचने के लिए दायां मोड़ लिया, फिर बायां, फिर दायां। तो सीमा अपने कार्यालय से चलना शुरू करते समय किस दिशा में मुखरित थी, यानी किस दिशा की तरफ चली थी। देखो, सबसे पहले सीमा क्या करती है, अपने कार्यालय से, लेट सपोज सीमा का ये क्या है, कार्यालय है, यहाँ से ये किधर चलती है, पश्चिम की ओर, यानी पीछे चलना शुरू किया, यहाँ पश्चिम की ओर चली। कुछ दूर चलने के बाद इसने क्या किया, अपने घर पहुँचने के लिए एक दायां मोड़ लिया। तो दायां इसका ये होगा, ये दायां हो गया, दायां मोड़ ले लिया। फिर एक बायां मोड़ लेती है, तो बायां मोड़ किधर आएगा, इसका बायां इधर आएगा। फिर एक दायां मोड़ लेती है, तो दायां मोड़ लेने के लिए फिर से किधर आएगी, इधर आ जाएगी, पीछे आ जाएगी, एक बार बायां दायां वहीं पे आ जाएगी, फिर से बायां और दायां लेके। तो सीमा अपने कार्यालय से चलते समय किस दिशा में मुखरित थी। तो जब सीमा अपने कार्यालय से चली थी तो सीधी सी बात है कि सीमा इधर है, अभी किधर है, उत्तर की तरफ है। ठीक है, तो चली होगी किधर से, दक्षिण तरफ से चली होगी। लेकिन पूछा क्या है कि सीमा कार्यालय से शुरू करते समय उसका मुख किधर था। तो सीधी सी बात है कि पहला क्या पढ़ रहे हो, पश्चिम की ओर से चलना शुरू किया है। तो सीधी सी बात है कि जहाँ भी इसका कार्यालय रहा होगा ना, चली तो पश्चिम की ओर रही होगी, तो इसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया है, जबकि इसका आंसर आप पहले ही वाक्य से बता सकते हो कि वो पश्चिम की ओर चलना शुरू की कार्यालय से, तो उसका मुंह भी स्टार्टिंग में किधर रहा होगा, पश्चिम की ओर ही रहा होगा, और पश्चिम ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये था रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।